उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण सभी प्राणी, यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए पौधों पर निर्भर है। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कहाँ से प्राप्त करते हैं? वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपने आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण अथवा संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, तब वे स्वपोषी कहलाते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधों में ही पाया जाता है तथा अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण है। यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है तथा यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न हो तो क्या होगा? इस अध्याय में प्रकाश संश्लेषी मशीनरी तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के विषय में बताए जाएंगे जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। हम क्या जानते हैं? आइए पहले यह पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिनमें पता लगा होगा कि क्लोरोफिल पत्तियों का हरा वर्णक प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आपने शायद सब लिथ वेरीगेट पत्तियों तथा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो और प्रकाश में रखा हो, जिससे स्टार्च मंड बनाने का प्रयोग किया गया होगा। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ों के केवल हरे भाग को संपन्न होती है। आपने यह अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परखनली में अंदर रखा होगा और उसमें KOH से भिगा हुआ रुई पर रखा होगा। KOH CO2 को अवशोषित करता है जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने दिया होगा। इसके बाद एक उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है। इस कुछ समय बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण से आपको पता लगा कि पत्ती का जो भाग परखनली में था उसे स्टार्च की पुष्टि नहीं की और जो भाग प्रकाश में था उसने स्टार्च की पुष्टि की। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आवश्यक है। क्या आप इसका वर्णन कर सकते हैं कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जा सकता है? प्रारंभिक प्रयोग उन साधारण प्रयोगों के विषय में जानना काफी रुचिकर होगा जिनसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रमिक विकसित हुई है। जोसेफ प्रिस्टले 1733 से 1804 ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगाया कि हरे पौधे की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक बेल जार में जलने वाली मोमबत्ती जल्द ही बुझ जाती है। चित्र 13.1 ब इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान पर जल्द ही दम घुट जाएगा। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु में सांस लेते हैं वे हवा की क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेलजार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की, पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी एवं जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एवं पौधे का उपयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उस मोमबत्ती को कुछ दिनों तक पुनः जलने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता कर सकें कि कुछ दिनों बाद वह
जलेगी अथवा नहीं। सेटअप को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं। जॉन इंजन हाउस 1730 से 1799 ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसी सेटअप का उपयोग किया, जिसमें उसने उसे एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य के रोशनी में रखा। चित्र में प्रिस्टले का प्रयोग 100 वाले में चूहे और मोमबत्ती और पेड़ 2 वाले में तीनों रखे गए हैं, और ये इसमें एक में चूहा, दूसरे में चूहा और मोमबत्ती मृत्यु दिखाए गए हैं, जबकि इस दोनों में चूहे और मृत्यु नहीं दिखाए गए हैं। इससे यह पता लगा कि पौधे कि इसी प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। इंजन हाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी, अतः उसने यह दिखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन छोड़ सकता है। 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस वेन सैचस ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज शर्करा बनती है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसके बाद के अध्ययन से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ, जिसमें क्लोरोफिल कहते हैं, पौधे की कोशिकाओं में विशिष्ट भाग जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं में होता है। उसने बताया कि पौधे में हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। अब आप TW एलिजमैन 1843 से 1909 द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर ध्यान दें। उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे शैवाल क्लेडोफोरा को जिस ऑक्सीबैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था उसे प्रदीप्त किया गया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकालने का केंद्र पता लगाने के लिए था। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखतः लाल एवं नीले प्रकाश क्षेत्र में एकत्र हो गए थे। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया था। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए एवं बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। चित्र 13.4 खंड में इसका वर्णन किया गया है। 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशिष्टताओं के बारे में पता चल चुका था, जैसा कि पौधे CO2 तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रक्रिया को आनुभविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। CO2 + H2O प्रकाश संश्लेषण से CH2O + O2 बन जाता है, जहां पर CH2O एक कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी कर्नेलियस वैन नील 1897 से 1985 के प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। उसका अध्ययन बैंगनी, पर्पल एवं हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 2H2A + CO2 प्रकाश संश्लेषण में 2A + CH2O + H2O बनता है। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीकृत होकर O2 देता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 मुक्त नहीं करते। जब H2S गैस बैंगनी एवं हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है तो ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में यह बात रेडियो आइसोटोप्स तकनीकी के उपयोग से सही प्रमाणित हुई। इसीलिए कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाली सही समीकरण निम्न है। 6CO2 + 12H2O प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके
C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस प्लस 6O2 बना। यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है। जल से निकलने वाली O2 को रेडियो आइसोटोप तकनीकी से सिद्ध किया जा चुका है। यह एकल क्रिया नहीं है बल्कि बहुचरणीय प्रक्रम का वर्णन है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या आप यह वर्णन करेंगे कि उपरोक्त समीकरण में जल के 12 अणुओं का क्रियाधार के रूप में क्यों प्रयोग किया गया है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा हरी पत्तियों में, अथवा आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में। निश्चित ही आपका उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती ही है, लेकिन यह पौधों के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। क्या आप पौधों के कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण संपादित हो सकता है? आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं जिनमें अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है जिससे वे इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सके। आपके विचार से हरित लवक कब अपने सपाट पटल भित्ति के समांतर चित्र इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया गया हरित लवक की काट का आरेख प्रस्तुतिकरण लाइपिडिक का बूंद, स्टार्च की कणिकाएं, राइबोसोम्स, पिटिका ग्राना और पिटिका पट्टिका, भीतरी झिल्ली और बाहरी झिल्ली का दृश्य दिखाई गई है। पंक्तिबद्ध होते हैं। वे आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होते हैं? आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, स्ट्रेमा, लैमेल और स्ट्रोमा तरल होता है। चित्र 13.2 क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी और NADPH का संश्लेषण करता है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है जो शर्करा का संश्लेषण करता है जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया सल्फर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है चूंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है। दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादन पर निर्भर होती है अर्थात एटीपी और NADPH जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है, अतः इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कार्बन अभिक्रिया कहते हैं। इसके विषय में विस्तृत अध्ययन बाद में इसी अध्याय में किया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं? जब आप किसी पौधे को देख रहे होते तो क्या कभी आश्चर्य हुआ कि उस पौधे में पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे है? हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के वर्णकों को लेकर क्रोमेटोग्राफी कागज वर्णलेखिका द्वारा अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से पता लगता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं बल्कि 4 वर्णकों क्लोरोफिल एक क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा क्लोरोफिल बी पीला हरा, जेंथोफिल पीला तथा कार्टिनोइड पीले से नारंगी पीले के कारण होता है। आइए अब देखें कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णकों की क्या भूमिका है। वर्णक वे पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है? आइए अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ में विभिन्न तरंगदैर्घ्यता में प्रकाश अवशोषण का अध्ययन करें। ये चित्र अ वाले में हरित लवक वर्णकों के द्वारा प्रकाश का अवशोषकता, क्लोरोफिल बी कैरोनोइडस, क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण की दर, ऑक्सीजन मुक्त होने से मापन। चित्र ब में प्रकाश संश्लेषण का दर, काले वाले से अवशोषण, हरे वाले से अवशोषित प्रकाश। क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम 400, 500, 600, 700 सी। प्रकाश तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर nm में। क्लोरोफिल ए बी तथा कैरोटिनोइड्स का अवशोषक वर्णक प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ। अ वाले में प्रकाश संश्लेषण क्रियात्मक वर्णक प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ। ब वाले में सब वाले में क्लोरोफिल ए के अवशोषित वर्णक
क्रम पर प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक वर्ण क्रम का अध्यारोपित दृश्य का ग्राफ अध्ययन करें। चित्र 13.3 और आप स्पष्ट प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य एवं विबग्योर से परिचित हैं। चित्र 13.3 को आप देख कर क्या आप बता सकते हैं कि किसी तरंगदैर्घ्य पर क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषण करेगा? क्या यह किसी अन्य तरंगदैर्घ्य पर कोई अन्य अवशोषण चोटी दिखाते हैं? यदि हाँ तो वे कौन हैं? आप चित्र 13.3 को देखें। उनमें उन तरंगदैर्घ्यों को दिखाया गया है जहां पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या आप देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल के क्षेत्र में अवशोषण करता है, उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम है। अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वणक। लेकिन चित्र 13.3 देखने पर क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन है? ये ग्राफ एक साथ यह बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले, लाल एवं क्षेत्र में संपन्न होती हैं और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंगदैर्घ्यों पर भी संपन्न होती है। आइए देखें कि यह कैसे होता है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने की मुख्य वणक है, फिर भी अन्य थाइलेकोइड में वणक जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल तथा केरोटीन, जिन्हें सहायक वणक कहते हैं, वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में ये वणक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। प्रकाश अपक्रिया क्या है? प्रकाश अपक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे एटीपी तथा NADPH का निर्माण शामिल है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। यहाँ वणक दो सुस्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, जिन्हें फोटो सिस्टम फर्स्ट PS प्रथम तथा फोटो सिस्टम सेकंड PS सेकंड कहते हैं, में गठित होता है। इन्हें खोज के क्रम में ये नाम दिए गए हैं, न कि प्रकाश अपक्रिया के दौरान उनके नामकरण के अनुक्रम में। LHC प्रोटीन में आबद्ध हजारों वणक अणुओं से बने होते हैं। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वणक होते हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के एक अणु के तथा LHC का निर्माण करते हैं, जिन्हें एंटेनिन कहते हैं। चित्र 13.3 ये वणक विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश सग्रहण तंतु जाल वणकों के अणु अभिकेंद्र और फोटान और प्रथम ग्राही का दृश्य दिखाई गई है। चित्र 13.3 एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाता है। दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र पृथक होते हैं। PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल एक का अवशोषण शीर्ष 700 nm यानी नैनोमीटर पर होता है, अतः इसे P700 कहते हैं तथा PS सेकंड का अवशोषण शीर्ष 680 nm नैनोमीटर पर होता है, अतः इसे P680 कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन फोटो सिस्टम सेकंड में अभिक्रिया केंद्रक में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 nm वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है और इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जिसे साइटोक्रोम कहते हैं, साइटोक्रोम होते हैं, पहुंचा दिया जाता है। चित्र 13.5 इलेक्ट्रॉन की यह गति अधोगामी है, जो अपचय विभव मापन रिडक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में है। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता, बल्कि उन्हें फोटो सिस्टम PS फर्स्ट के वणकों को दे दिया जाता है। इसके साथ PS फर्स्ट की अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश
कि 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर उत्तेजित होता है और यह अन्य ग्राही अणुओं में जिसका अपचयन रेडक्स विभव अधिक हो स्थानांतरित होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स पुनः अधोगामी गति करते हैं, परंतु इस बार वे ऊर्जा के से प्रचुर प्रचुर एडीटी एनएडीपी अणुओं की ओर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एनएडीपी प्लस को अपचयित कर एनएडीपीएच प्लस एच प्लस को बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण की यह सारी योजना पीएस द्वितीय से शुरू होकर शिखर परिग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए पीएस प्रथम तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना अन्य ग्राहियों में साधारणतः ग्राहियों में हस्तांतरण और अंत में अधोगामी होकर एनएडीपी को अपचयित कर एनएडीपीएच प्लस एच प्लस बनाने तक होती है। यह सारी योजना जेड के आकार की होती है, इसीलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। चित्र 13.5 यह आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसार एक अपचयन विभव माप पर हो। चित्र 13.5 में दिखाई गई है ये फोटो सिस्टम द्वितीय, फोटो सिस्टम प्रथम। प्रकाश इलेक्ट्रॉन माइनस ग्राही एनएडीपीएच एनएडीपी प्लस आईपी एटीपी इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह एलएचपी यानी H2O+2 इलेक्ट्रॉन +2H++O2 तो प्रकाश अपक्रिया की जेड स्कीम दिखाई गई। जल विघटन। अब आप पूछेंगे कि पीएस द्वितीय कैसे इलेक्ट्रॉन को आपूर्ति निरंतर करता है। वे इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम सेकंड में निकलते हैं उनकी जगह निश्चित ही दूसरे को लेनी चाहिए। जल विघटन का संबंध पीएस सेकंड से है। जल H+O तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित होता है। इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होता है जो प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद फोटो सिस्टम प्रथम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम द्वितीय से उपलब्ध कराए जाते हैं। 2H2O+4 H++O2+4 इलेक्ट्रॉन E-। हमें यह अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए कि जल विघटन पीएस सेकंड से संबंधित है जो थाइलेकोइड की झिल्ली की भीतरी ओर होता है। जब इस दौरान बनने वाले प्रोटॉनस एवं O2 कहाँ मुक्त होते हैं? अवकाशीय ल्यूमेन में अथवा झिल्लिका के बाहर की ओर। चक्रीय एवं अचक्रीय फोस्फोरिलेशन जीवों में ऑक्सीकरण पदार्थों से ऊर्जा निकालने तथा उसे बंद ऊर्जा के रूप में संचयन करने की क्षमता होती है। विशेष पदार्थ जैसे एटीपी इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संजोए रखती है। कोशिकाओं द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं। फोटोफास्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है। जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं जिसमें पीएस द्वितीय पहले और पीएस प्रथम दूसरे क्रम में कार्य करें तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटोफ्लोरिनेशन कहते हैं। ये दोनों फोटो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जैसे कि पहले जेड स्कीम में देख चुके हैं। एटीपी तथा NADPH प्लस H प्लस दोनों ही इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित होते हैं। चित्र 13.5 जब केवल पीएस फर्स्ट क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता है रहता है और फ्लोरिनेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। चित्र 13.6 यह प्रवाह संभवतः स्ट्रेमालेमिली में होता है। ग्रेना की झिल्ली तथा लेमिला में पीएस प्रथम और पीएस द्वितीय दोनों ही होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लेमिली झिल्लियों में पीएस द्वितीय और एनएडीपी रेडिक्स एंजाइम नहीं होते। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एनएडीपी प्लस में पारित नहीं होता बल्कि वापस पीएस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन प्रवाह श्रृंखला द्वारा चक्रीय होता है। चित्र 13.6 अतः चक्रीय प्रवाह में केवल एटीपी का संश्लेषण होता है, न कि एनएडीपीएच प्लस एच प्लस का। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 680 नैनोमीटर से अधिक हो।
रसोपरासरणीय परिकल्पना, कीमियोस्टिक हाइपोथेसिस। आइए अब हम यह समझने का प्रयत्न करें कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे संश्लेषित होता है। इस क्रम का वर्णन रसोपरासरणीय परिकल्पना द्वारा कर सकते हैं। श्वसन की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का संश्लेषण एक झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। यहाँ पर ये झिल्लिकाएं थाइलेकोइड की होती हैं। यहाँ पर एक अंतर यह है कि प्रोटीन झिल्लिकाएं के अंदर की ओर अर्थात अकोशिका ल्यूमेन में संचित होता है। श्वसन में प्रोटीन माइटोकांड्रिया की अंतरा झिल्ली अवकोशिका में संचयित होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन ईटीएस अध्याय 14 से गुजरते हैं। चित्र में 13.6 प्रकाश अपक्रिया की जेड स्कीम दिखाई गई है। फोटो सिस्टम एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन ग्राही एटीपी, एडीपी और प्लस आईपी इलेक्ट्रॉन प्रवाही परिवहन समूह क्लोरोफिल पी 700 का दिखाया गया है। आइए यह समझें कि किन कारणों से प्रोटॉन प्रवणता झिल्लिका के आर पार होती है। हमें पुनः उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रॉन की सक्रियता और इनके परिवहन के समय संपन्न होता है, ताकि उन चरणों को सुनिश्चित किया जा सके जिनके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। चित्र 13.7 है। चूंकि जल के अणु का विघटन झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है, अतः जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन तथा प्रोटॉन थाइलाकोइड अवकाशिका ल्यूमेन में संचित होते हैं। जैसा ही इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही, जो कि झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित होता है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता, बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को करता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय यह अणु स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को ले लेता है। जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतर और स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है, तब प्रोटॉन के अंदर और अथवा झिल्ली की अवकाशिका की ओर मुक्त होता है। NADP रिडक्टस एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है। PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन ADP प्लस को NADPH प्लस और H प्लस में अपचयित करने के लिए आवश्यक होता है। ये प्रोटॉन स्ट्रोमा पीटिका से ही आते हैं। NADP प्लस प्लस H प्लस NADPH FNR-FD प्रकाश संश्लेषण P700 PS फर्स्ट, जो प्लास्टोसाइनोसिन PS बनते हैं। साइटोक्रोमोसिन B6F H प्लस PQPQH H प्लस से प्लास्टोक्यूनिन प्रकाश P680 PS सेकेंड पर पड़ते हैं। H2O का ऑक्सीकरण H1/2O2 प्लस H प्लस से H प्लस H प्लस H प्लस 4 H प्लस से अवकाशित के उच्च H प्लस आते हैं। उच्च विद्युत रासायनिक विभव प्रवणता कम हो जाती है और यहाँ पे CF8 ATP सिंथेजी CF1 ADP प्लस P1 ATPH प्लस बनते हैं। थाइलेकोइड झिल्ली बनती है और पीटिका होती है। रसोपरासरण के द्वारा ATP का निर्माण होता है। अतः क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा में प्रोटॉनों की संख्या घटती है, जबकि ल्यूमेन अवकाशिक में प्रोटॉन का संचयन होता है। इस प्रकार यह थाइलाकोइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है और साथ ही साथ ल्यूमेन में pH भी कम हो जाता है। हमारे लिए प्रोटीन प्रवणता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्रोटीन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि प्रवणता टूटने पर ATP का संश्लेषण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रवणता इसीलिए भंग होता है क्योंकि प्रोटीन झिल्लिका में मौजूद ATP सिंथेज के परागमन वाहिका CF0 के माध्यम से स्ट्रोमा में गतिशील होता है। आपने अध्याय 12 में ATP तथा ATP सिंथेजी एंजाइम के बारे में पढ़ा है। आपको याद होगा कि ATP सिंथेजी एंजाइम में दो भाग होते हैं। इसमें एक F0 कहलाता है जो झिल्लिका में अतः स्थापित होता है तथा एक परागमन झिल्लिका चैनल की रचना करता है जो कि
झिलिका के आर पार प्रोटॉन के विसरण को आगे बढ़ाता है। इसका दूसरा भाग F1 कहलाता है और थाइलेकोइड की बाहरी सतह जो स्ट्रोमा की ओर आती है पर ऊर्ध्व के रूप में होता है। प्रवणता का भंजन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है जिसके कारण एटीपी सिंथेसिस के कारण कण F1 में समरूपण परिवर्तन आता है जिससे कि एंजाइम ऊर्जा में प्रचुर एटीपी का संश्लेषण कर सके। रसोपरासरण ओमोसिस के लिए एक झिलिका, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवणता तथा एटीपी सिंथेसिस की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन को एक झिल्ली के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है ताकि थाइलेकोइड ल्यूमेन में एक प्रवणता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। एटीपी सिंथेसिस के पास एक चैनल अथवा नालिका होती है जो झिलिका के आर पार प्रोटॉन के विसरण का अवसर देता है। यह एटीपी सिंथेसिस एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है जो एटीपी संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित NADPH के साथ एटीपी भी स्ट्रोमा पेटिका में संपन्न होने वाली जैव संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर लिया जाएगा जो CO2 के स्थिरीकरण एवं शर्करा के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एटीपी तथा NADPH कहाँ उपयोग होते हैं? हमने पढ़ा है कि प्रकाश अपक्रिया के उत्पादन एटीपी NADPH तथा O2 है जिनमें O2 क्लोरोप्लास्ट के बाहर विसरित होता है जबकि एटीपी और NADPH का उपयोग आहार अथवा शर्करा को संश्लेषित करने वाली प्रक्रिया में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का जो संश्लेषण चरण होता है यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है बल्कि यह प्रकाश की प्रक्रियाओं के उत्पादन अर्थात एटीपी तथा NADPH के अतिरिक्त CO2 तथा H2O जल पर निर्भर होती है। आप शायद यह आश्चर्य कर सकते हैं कि इसकी साध्यता की जांच कैसे की जा सकती है। यह बहुत ही सरल है। प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है। यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध होता है तो प्रकाश संश्लेषण पुनः आरंभ हो जाता है। अतः जैव संश्लेषण चरण में अप्रकाशीय अपक्रियाएं डार्क रिएक्शन कहना क्या यह मिथ्या है? अपने साथियों के साथ इसकी चर्चा करें। आइए अब देखें कि जैव संश्लेषण चरण में एटीपी तथा NADPH का उपयोग कैसे होता है। पहले हम देख चुके हैं कि H2O के साथ CO2 के मिलने पर CH2O होलेयन अथवा शर्करा उत्पादित होती है। यह वैज्ञानिकों की रुचि थी कि उन्होंने यह खोजा कि यह प्रतिक्रिया कैसे संपन्न होती है अथवा यह जाना कि CO2 के प्रतिक्रिया में आने से अथवा यौगिकीकृत होने से कौन सा पहला उत्पाद बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद लाभदायक उपयोग हेतु रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया गया। इस उपयोग में मेलविन केल्विन का कार्य सराहनीय था। उन्होंने शैवाल में रेडियो एक्टिव C14 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में किया जिससे पता लगा कि CO2 यौगिकीकरण फिक्सेशन पहला उत्पाद एक 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। इसके साथ ही उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज की अतः इसे केल्विन चक्र कहते हैं। इस पहले उत्पादन का नाम 3 फॉस्फोग्लिसरेरिक अम्ल अथवा संक्षिप्त में PGA है। इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? वैज्ञानिकों ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि क्या सभी पौधे CO2 यौगिकीकरण स्थिरीकरण के बाद पहला उत्पाद PGA ही बनाते हैं अथवा फिर अन्य पौधों में कोई अन्य उत्पाद है। बहुत सारे पौधों में व्यापक शोध किए गए जहां पर CO2 के यौगिकीकरण का पहला अस्थायी उत्पाद पुनः एक कार्बनिक अम्ल था जिसमें कार्बन के 4 परमाणु थे। यह अम्ल ऑक्सैलिक एसिड अम्ल अथवा OA था। तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के स्वांगीकरण एसिमिलेशन को 2 मुख्य विधियों से बताया गया। जिन पौधों में CO2 यौगिकीकरण का पहला उत्पाद C3 अम्ल PGA था उसे C3 पथ और
उनका पहला उत्पाद C4 अम्ल OA था। उसे C4 पथ कहते हैं। इन दोनों समूहों के पौधों में कुछ अन्य अभिलक्षण भी होते हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। CO2 के प्राथमिक ग्राही। आइए अब हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें जिसे कि उन वैज्ञानिकों द्वारा पूछा गया था जो अप्रकाशीय अभिक्रिया को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसे अणु में कितने कार्बन परमाणु हैं जो CO2 को ग्राह करने के बाद 3 कार्बन यौगिक अथवा PGA बनाते हैं। अध्ययनों से पता लगा कि ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला कीटोज शुगर शर्करा था। यह रिबुलोज 1 से 5 बिस फॉस्फेट RUPB था। क्या आप में से किसी ने इस संभावना के बारे में सोचा था? परेशान मत होइए, वैज्ञानिकों को भी इसे जानने में बहुत समय लगा और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सारे प्रयोग किए गए थे। उन्हें यह भी यकीन था कि चूंकि पहला उत्पाद C3 अम्ल था तथा प्रथम ग्राही 2 कार्बन कंपाउंड यौगिक होगा। उन्होंने पहले 2 कार्बन पर कंपाउंड को पहचानने के लिए कई वर्ष तक प्रयत्न किया। अंततः उन्हें 5 कार्बन वाले RUPB की खोज करने में सफलता प्राप्त की। केल्विन चक्र। केल्विन तथा उसके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया और बताया कि यह पथ एक चक्रीय क्रम में संचालित होता है जिसमें RUPB पुनः उत्पादित होता है। आइए अब यह देखें कि केल्विन पथ कैसे संचालित होता है और शर्करा कहाँ पर संश्लेषित होती है। आइए शुरू में ही हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि केल्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें चाहे पथ C3 अथवा C4 अथवा अन्य कोई हो। चित्र 13.8 में दर्शाई गई हैं। चित्र 13.8 में यहाँ शर्करा स्टार्च से स्टार्ट ट्राइफॉस्फेट ATP पुनरुद्भवन तीसरे ADP और ये राइबुलोज बिसफॉस्फेट 1 से 5 वातावरण में CO2 प्लस H2O कार्बोक्सिलेशन 3 फास्फोफेगिटेसलेरेट ATP प्लस NADPH से अवकाश करके ADP निकाल देता है। फिर से ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। IPBAD NADP प्लस बनता है जो शर्करा स्टार्च लास्ट में फिर से मिल जाता है। केल्विन चक्र 3 भागों में बांटा जा सकता है। कार्बोक्सिलेशन जिसमें CO2 राइबुलोज प्रथम 1,5 बिसफॉस्फेट से योग करता है। अवकरण जिसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश रासायनिक ग्राही तथा NADPH की मदद से होता है। तथा तीसरा पुनरुद्भवन जिसमें CO2 ग्राही राइबुलोज 1 से 5 बिसफॉस्फेट का फिर से निर्माण होता है तथा चक्र चलता रहता है। केल्विन चक्र को आसानी से समझने के लिए इसको 3 चरणों कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन, डी रिडक्शन और रीजनरेशन में वर्णन करते हैं। कार्बोक्सिलेशन CO2 के यौगिकीकरण से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यंत निर्णायक चरण है जहां RUPB में कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिक्रिया एंजाइम RUPB कार्बोक्सिलेशन के द्वारा उत्प्रेरित होती है जिसके परिणाम स्वरूप 3PGA के 2 अणु बनते हैं। चूंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीकरण क्षमता भी होता है, अतः यह ज्यादा उचित होगा कि हम इस एंजाइम को RUPB कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन अथवा रूबिस्केस कहें। रिडक्शन अपचयन यह प्रक्रिया की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरीकरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु होता है। पथ से ग्लूकोज के 1 अणु को बनाने के लिए CO2 के 6 अणुओं के यौगिकीकरण तथा चक्रों की आवश्यकता होती है। रीजनरेशन पुनरुद्भवन। यदि
चक्र को बिना बाधा के जरिए रहना है तो CO2 ग्राही अणु RUPB का पुनरुद्रवण बहुत ही आवश्यक होता है। पुनरुद्रवण के चरण में RUPB गठन हेतु फास्फोरिलेशन के लिए एक ATP की आवश्यकता होती है। इसलिए केल्विन चक्र में CO2 के प्रत्येक अणु को प्रकाश के लिए ATP के 3 अणुओं तथा ADPH के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। अप्रकाश अपक्रिया में उपयोग होने वाले ATP और NADPH की संख्याओं में यह अंतर ही चक्रीय फास्फोरिलेशन के को संपन्न कराने का कारण है। ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए इस चक्र के 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। यह पता करें कि केल्विन पथ में माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए कितने ATP और NADPH के अणुओं की आवश्यकता होती है। आपको यह बात शायद समझने में मदद करेगी कि केल्विन चक्र में क्या अंदर जाता है और क्या बाहर निकलता है। अंदर और बाहर 6 CO2, 18 ATP और 12 NADPH। बाहर एक ग्लूकोज, 18 ATP और 12 NADP निकलती है। पथ C4 जैसा कि पहले बताया गया है कि पौधे जो शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उनमें C4 पथ होता है। इन पौधों में CO2 के यौगिकीकरण का पहला उत्पाद यद्यपि C4 ऑक्जेलिक एसिड अम्ल होता है, फिर भी इनके मुख्य जैव संश्लेषण पथ में C3 पथ अथवा केल्विन चक्र ही होता है। तब फिर से C3 पौधों से किसी प्रकार में भिन्न है, यह एक प्रश्न है जिसे आप पूछ सकते हैं। C4 पौधे विशिष्टता इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिक होती है। ये उच्च ताप को सह सकते हैं। ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उनमें प्रकाश श्वसन प्रक्रिया नहीं होती है और उनमें जैव भार अधिक उत्पन्न होता है। आइए इन्हें एक करके समझें। आओ C3 और C4 पत्तियों की खड़ी काट का अध्ययन करें। क्या आपने इन दोनों में कोई अंतर देखा है? क्या दोनों में एक ही प्रकार के पर्ण मध्योतक है? क्या इनके संवहनी पुलाच्छद के आसपास एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं? C4 पौधों की संवहन बंडल के चारों ओर स्थित बृहद कोशिकाएं पुलाच्छद बंडल शीत कोशिकाएं कहलाती हैं और पत्तियां जिनमें ऐसी शारीर होती हैं जिन्हें क्रैंजी शारीर वाली पत्तियां कहते हैं। यहाँ क्रैंज का अर्थ है छल्ला अथवा घेरा। चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के रूप में होती है, संवहन बंडल के आसपास पुलाच्छद कोशिकाओं की अनेक परतें होती हैं। इनमें बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसकी मोटी भित्तियां गैस में अप्रवेश होती हैं और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। आप C4 पौधे जैसे मक्का अथवा ज्वार की पत्तियों का एक भाग काटो ताकि क्रैंच शरीर एवं पर्ण मध्योतक देख सकते हैं। आप आसपास के विभिन्न स्पेसीज के पेड़ों की पत्तियां एकत्र कर और उनकी पत्तियों की खड़ी काट लें। सूक्ष्मदर्शी से इसके संवहन बंडल पुल के आसपास पुलाच्छद को देखें। पुलाच्छद की उपस्थिति C4 पौधों की पहचान में आपकी सहायता करेगी। अब चित्र 13.9 में दिखाए गए पथ का अध्ययन करें। इस पथ को हैच एवं स्लैल पथ कहते हैं। यह भी एक चक्रीय प्रक्रिया है। आइए हम चरणों को समझते हुए पथ का अध्ययन करें। CO2 का प्राथमिक ग्राही एक 3 कार्बन अणु फोस्फोइनोल पाइरूवेट PEP है। वह पर्ण मध्योतक कोशिका में स्थित होता है। इस यौगिकीकरण में पेप कार्बोक्सिलेस अथवा पेप केस PEP नामक एंजाइम संपन्न करता है। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में रूबी स्कोप एंजाइम नहीं होता। C4 अम्ल OA पर्ण मध्योतक कोशिका में निर्मित होता है। चित्र 13.9 हैच तथा स्लैग पाथवे। वातावरण में CO2 आती है। मध्योतक कोशिकाएं प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति से HCO3- अम्ल और फास्फोइनॉल पाइरूवेट बनता पाइरोवेट और पुनरुद्भवन बनता है। यौगिकीकरण C4 अम्ल और C3 अम्ल परिवहन जीव द्रव्य तंतु और मूलाच्छद कोशिकाएं। C4 अम्ल परिवहन C3 केल्विन चक्र के द्वारा यौगिकीकरण CO2 से डी कार्बोक्सिलेशन और C3 अम्ल का निर्माण से बनता चला जाता है। इसके बाद ये पर्ण मधुतक कोशिकाओं में अन्य 4 कार्बन वाले अम्ल जैसे मैलिक अम्ल, स्पार्टिक
अम्ल बनाते हैं। चूंकि पुलाछंद कोशिका में चले जाते हैं, पुलाछंद छंद कोशिका में यह C4 अम्ल विघटित हो जाता है, जिससे CO2 तथा एक 3 कार्बन अणु मुक्त होते हैं। 3 कार्बन अणु पुनः पर्ण मध्यतक में वापस आ जाता है, जहां यह पेन पुनः पेय में बदल जाता है और इसी तरह से यह चक्र पूरा होता है। पुलाछद कोशिका से निकली CO2 केल्विन अथवा पथ अथवा C3 में प्रवेश करती है। केल्विन एक ऐसा पथ जो सभी पौधों में समान रूप से होता है। पुलाछंद कोशिका रूबी स्कोप से भरपूर होता है, परंतु पेप केस से रहित होती है। अतः मैलेइक पथ केल्विन पथ जिसके परिणाम स्वरूप शर्करा बनता है, वह C3 अथवा C4 पौधों में समान रूप से होता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि केल्विन पथ सभी C3 पौधों के लिए पर्णमोद्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। C4 पौधों में पर्णमोद्योतक कोशिकाओं में यह संपन्न नहीं होता, परंतु पुलाछंद कोशिकाओं में केवल कारगर होता है। प्रकाश शोषण फोटो इरिस्पेंसर। आइए हम एक और प्रक्रिया प्रकाश शोषण को जानने का प्रयत्न करते हैं, जो C3 एवं C4 पौधों के महत्वपूर्ण अंतर करती है। प्रकाश शोषण समझने के लिए हमें केल्विन पथ के प्रथम चरण अथवा CO2 स्थिरीकरण के पहले चरण के विषय में कुछ अधिक जानकारी करनी होगी। यह वह अपक्रिया है जहां RUPB कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित कर 3PGA के 2 अणु का गठन करता है और एक एंजाइम रिबुलोज 20 फॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस RUBIS-CO के द्वारा उत्प्रेरित होता है। RUPB प्लस CO2 रूबी स्क्वेस से 2S3PGA रूबी स्कोप नामक एंजाइम विश्व के सबसे ज्यादा प्रचुर। आपको आश्चर्य होता है क्योंकि इसका यह गुण है कि इसकी सक्रिय जगह CO2 एवं O2 से बाधित हो सकता है, इसीलिए इसे रूबी स्कोप कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव है? जब CO2 और O2 का अनुपात लगभग समान होता है तो रूबी स्कोप में O2 की अपेक्षा CO2 के लिए अधिक बंधुता है। कल्पना कीजिए कि यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता। यह अबंधता प्रतियोगिता है। O2 अथवा CO2 इनमें से कौन सा अबंध होगा, यह उनकी सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर करता है। C3 पौधों में कुछ O2 रूबी इसको से बाधित होते हैं, अतः CO2 का यौगीकरण कम हो जाता है। यहाँ पर RUB3PGA के अणुओं में परिवर्तित होने के बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर चक्र में एक फास्फोग्लिसरेट अणु तथा फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं, जिसे प्रकाश शोषण कहते हैं। प्रकाश शोषण पथ में शर्करा और ATP का संश्लेषण नहीं होता, बल्कि इसमें ATP के उपयोग के साथ CO2 भी निकलती है। प्रकाश शोषण पथ में ATP अथवा NADPH का संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश शोषण के जैविक कार्य के बारे में अभी तक पता नहीं है। C3 तथा C4 पौधों के बीच अंतर करने के लिए इस तालिका कॉलम 2 और 3 को भरिए। विशिष्टताएं C3 और C4 इनमें से चुनिए। यह वह कोशिका प्रकार जिसमें केल्विन चक्र संपन्न होता है C3 में, और ये C4 में भरिए। पर्ण मध्यतक पुलाछंद दोनों में वह कोशिका प्रकार जिसमें प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन प्रतिक्रिया घटती है। पर्ण मध्यतक पुलाछंद दोनों। एक पत्ती में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो CO2 के यौगीकरण करती हैं? एक पर्ण मध्यतक, 2 मूलाछंद एवं पर्ण मध्यतक, 3 पुलाछंद, पैलिसेड, खंभ, स्पंजी और पर्ण मध्यतक। CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? RUBPIPGA। प्राथमिक CO2 ग्राही में कितनी संख्या में कार्बन होते हैं? 5, 4, 3। CO2 स्थिरीकरण का प्राथमिक उत्पाद कौन सा है? PGOA, OAA, RUPB। CO2 स्थिरीकरण के प्राथमिक उत्पाद में कितने कार्बन है? 3, 4, 5। क्या पौधों में रूबी स्कोप होता है? हाँ, नहीं, सदैव नहीं। क्या पौधों में पेपिकस होता है? हाँ, नहीं, सदैव नहीं। पौधों में किन कोशिकाओं में रूबिकस होता है? पर्ण मध्यतक, मूलाछंद, कोई नहीं।
उच्च प्रकाश स्थिति में CO2 यौगीकरण की दर निम्न उच्च मध्यम क्या निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश शोषण होता है? उच्च नगण्य कभी नहीं। क्या उच्च प्रकाश शोषण में प्रकाश शोषण होता है? उच्च नगण्य कभी नहीं। क्या निम्न CO2 सांद्रता में प्रकाश शोषण होता है? उच्च नगण्य कभी नहीं। क्या उच्च CO2 सांद्रण में प्रकाश शोषण होता है? उच्च नगण्य कभी नहीं। अनुकूलतम तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 40 से ऊपर। उदाहरण के लिए निम्न विभिन्न पौधों में पत्तियों के खड़े सेक्शन काट तथा सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर क्रेंच शरीर देखें तथा उन्हें उपर्युक्त खान कॉलम में भरें। C4 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता बढ़ा देती है। ऐसा तब होता है जब पर्णमध्यक का C4 अम्ल पुलाछंद में टूटकर CO2 को मुक्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 की अंतर कोशिकाएं सांद्रता बढ़ जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि रूबी स्कोप कार्बोक्सिलेशन के रूप में कार्य करता है, जिससे इसकी ऑक्सीजनेशन के रूप में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अब आप जानते हैं कि C4 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता है। अब संभवतः आप समझ गए होंगे कि इन पौधों में उत्पादकता और उत्पादन क्यों अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त ये पौधे उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं। उपर्युक्त परिचर्चा के आधार पर क्या आप उन पौधों की तुलना कर सकते हो जिनमें C3 तथा C4 पथ होता है? आप दी गई तालिका का उपयोग कर आवश्यक सूचनाओं को भरें। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों एवं फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण कई प्रकार के से प्रभावित होता है, जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। पादप कारकों की संख्या, आकृति, आयु तथा पत्तियों का विन्यास, पर्ण, मध्योतक कोशिकाएं तथा क्लोरोप्लास्ट, आंतरिक CO2 की सांद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा आदि पादप अथवा आंतरिक कारक पौधों की वृद्धि तथा आनुवांशिक पूर्वानुकूलता पर निर्भर करते हैं। बाह्य कारक है सूर्य का प्रकाश, ताप, CO2 की सांद्रता तथा जल। पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा CO2 के यौगीकरण को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्रायः इनमें से कोई भी एक कारक इसकी दर को प्रभावित कर अथवा सीमित करने की मुख्य कारण बन जाती हैं। अतः किसी भी समय पर उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होता है। जब अनेक कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो ब्लैकमैन का 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स प्रभाव में आता है। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो इसकी दर का निर्धारण उसी सीमस्थ कारकों द्वारा होगा जो कि न्यूनतम मान मूल्य वाला हो। ये चित्र 13.10 प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण के प्रति दर पर प्रभाव का ग्राफ। प्रकाश संश्लेषण की दर दिखाई गई है, क, ख, ग और च में दिखाई गई हैं। अगर उस कारक की मात्रा बदल दी जाए तो कारक प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती अधिकतम अनुकूल प्रकाश तथा CO2 की उपस्थिति के बावजूद यदि ताप बहुत कम हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण तभी शुरू होगा यदि इसे इष्टतम ताप प्रदान किया जाए। प्रकाश जब हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में लेते हैं तो हमें प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता तथा दीप्तिकाल के बीच अंतर करने वाली आवश्यकता है। यह कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश तथा CO2 के यौगिकीकरण की दर के बीच एक रेखीय संबंध है। उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर को कोई वृद्धि नहीं होती है, अतः अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। चित्र 13.10 इसमें ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्त पूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है। छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी कारक हो। एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रमुख सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बहुत ही कम है, 0.03 से 0.04% के बीच। CO2 की सांद्रता
में 0.05% तक वृद्धि के कारण CO2 की यौगिकीकरण दर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अधिक की मात्रा लंबे समय तक के लिए क्षतिकारक बन सकता है। C3 एवं C4 पौधे वाले CO2 की सांद्रता में भिन्न अनुक्रिया करते हैं। भिन्न निम्न प्रकाश स्थितियों में दोनों में से कोई भी समूह उच्च CO2 सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। उच्च प्रकाश तीव्रता में C3 तथा C4 दोनों ही तरह के पादपों में प्रकाश संश्लेषण की बढ़ी दर अधिक हो जाती है। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि C4 पौधे लगभग 360 माइक्रो लीटर इनवर्स पर संतृप्त हो जाते हैं, जबकि C3 बढ़ी हुई CO2 सांद्रता पर अनुक्रिया करते हैं और संतृप्तन केवल 450 माइक्रो लीटर इनवर्स पर इनवर्स के लिए ही दिखाती हैं। अतः उपलब्ध CO2 का स्तर C3 पादपों के लिए सीमाकारी है। सच यह है कि C3 पौधे उच्चतर CO2 सांद्रता की अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होता है। और सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों जैसे टमाटर एवं बेल मिर्च में किया गया है। इनके कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त हो। ताप अप्रकाशीय अपक्रिया एंजाइम पर निर्भर करती है, इसीलिए ताप द्वारा नियंत्रित होती है। यद्यपि प्रकाश अपक्रिया भी तो ताप संवेदी होती है, लेकिन उस पर ताप का काफी कम प्रभाव होता है। C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधे के लिए इष्टतम ताप कम होता है। विभिन्न पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम ताप उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए इष्टतम ताप उच्च होता है। समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधों के लिए एक अपेक्षाकृत कम ताप की आवश्यकता होती है। जल यद्यपि प्रकाश अपक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभिकारक है, तथापि कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, न कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। जल तनाव रंध्र को बंद कर देता है तो CO2 की उपलब्धता घट जाती है। इसके साथ ही जल तनाव में पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिससे पत्ती का क्षेत्रफल कम हो जाता है और इसके साथ ही उपापचयी क्रियाएं भी कम हो जाती हैं। सारांश, पौधे अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के रंध्रों द्वारा ली जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः ग्लूकोज, शर्करा एवं स्टार्च बनाने में उपयोग की जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे हरे भाग मुख्यतः पत्तियों में संपन्न होती है। पत्तियों के अंतर्गत पर्णमध्युतक कोशिकाओं में भारी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि CO2 के यौगिकीकरण फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत प्रकाश अपक्रिया के लिए झिल्लिकाएं वह स्थल होती हैं जब केमिसिंथेटिक पथ स्ट्रोमा में स्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में 2 चरण होते हैं: प्रकाश अपक्रिया तथा कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन। कार्बन यौगिकीकरण अपक्रिया। प्रकाश अपक्रिया में प्रकाश ऊर्जा एंटेना में मौजूद वर्णकों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा अपक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए के अणुओं को भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर 2 फोटो सिस्टम प्रकाश प्रणाली PS1 तथा PS2 होते हैं। PS1 के अपक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल ए PS700 के अणु जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य 700 नैनोमीटर को अवशोषित करते हैं, जबकि PS द्वितीय में एक P680 अपक्रिया केंद्रक होता है जो लाल प्रकाश को 680 नैनोमीटर पर अवशोषित करता है। प्रकाश अवशोषण के बाद इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और PS2 और PS1 से स्थानांतरित होते हुए अंत में NADP में पहुंच NADPH की रचना करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एक प्रोटॉन प्रवणता थाइलेकोइड की झिल्लिकाएं के आर पार पैदा की जाती हैं। NTP एंजाइम्स में हिस्से F0 से प्रोटॉन की गति के कारण प्रवणता भंग हो जाती है और ATP के संश्लेषण हेतु पर्याप्त ऊर्जा मुक्त हो जाती है। पानी के अणु का विघटन PS द्वितीय के साथ जुड़ा होता है। परिणामतः
O2 और प्रोटॉन की रिहाई होती है और pH द्वितीयक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कार्बनिक यौगिकीकरण में एंजाइम रूबिस्को द्वारा CO2 एक 5 कार्बन यौगिक RuPb से जोड़ा जाता है तथा 3 कार्बन PGA के 2 अणु में बदलता है। इसके बाद केल्विन चक्र द्वारा यह शर्करा में परिवर्तित होता है और RuPb में पुनरुद्भवित होता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रकाश अपक्रिया द्वारा संश्लेषित ATP एवं NADPH इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही C3 पौधे में रूबिस्को एक निरर्थक ऑक्सीजनेशन प्रतिक्रिया प्रकाश श्वसन को उत्प्रेरित करता है। कुछ उष्णकटिबंधीय पौधे विशेष प्रकार के प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिसे C4 कहते हैं। इन पौधों का पर्ण मधुतक में संपन्न होने वाले CO2 यौगिकीकरण के उत्पाद एक 4 कार्बन यौगिक पुलाछंद कोशिकाओं में केल्विन पथ चलाया जाता है जिससे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है।